तहलका अंगेज खबर, मोहरे दरमियान से हट गए, अब मुकाबला 1-1 शुरू होगा। एमक्यूएम की और पीएसपी की क़यादत आमने सामने। कल तक जो बात थी आज टूट गई, खबर देने वाला। क्या इमरान खान ने हर काम से पहले अमेरिका का आशीर्वाद लिया या नहीं लिया? आज के प्रोग्राम में एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी सामने रखने वाला। अफगानिस्तान के साथ अब खुली जंग होगी। अगर मेज पर बात नहीं हुई तो फिर बंदूक से बात होगी। कराची में एक उर्दू बोलने वाली लड़की का अगवा और उसमें एमक्यूएम के एक रहनुमा कहां गए, अहम खबर देने वाला हूं। राशिद लतीफ किस पर गुस्से में आ गए, राशिद लतीफ ने क्या कहा है? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको 1 करोड़ रुपए देना है? अपनी बेटियों को गाड़ी में बिठाते हुए एहतियात करें। देखना सुनना चाह रहे हो, आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं तहलका अंगेज खबर, वो खबर के जिसे आप के मोहरे हट गए, अब मुकाबला 1-1 होगा। हकाइक इसमें क्या है ये सब आपके सामने लाने वाला हूं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और तहलका अंगेज खबरें भी आपके सामने रखने वाला हूं। वो तहलका अंगेज खबरें जो अब तक आपके सामने नहीं आई होगी, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ कुछ अहम चीजें भी सामने लाने वाला हूं कि आखिर राशिद लतीफ को गुस्सा क्यों आया और इमरान खान ने किससे आशीर्वाद लिया, और अब बंदूक की नोक पर कहां फैसला होगा। एक उर्दू बोलने वाली लड़की का अगवा, मामला क्या है सामने लाने वाला हूं। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर आपने बटन नहीं दबाया तो फौरन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रोग्राम आखिर तक जरूर देखिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। लेकिन शायद कुछ लोग नेमतों के नवाजने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं, और फिर जब उनके ऊपर अजाब इलाही नाजिल होता है तो फिर कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां। आइए खबर का सिलसिले का पहली और अहम खबर की तरफ चलता हूं, जिसे का आप सबको बड़ी बेताबी के साथ इंतजार होगा। और वो खबर यह है कि कल मैंने आपसे कहा था, और जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं वो दुरुस्त साबित हो रही है। मैंने कहा था कि एमक्यूएम में बढ़ते हुए इख्तलाफात, लेकिन एक नुक्ते पर तमाम लोग एक, मगर अब उस एक में भी इख्तलाफ सामने आ रहा है। ये मैं आपको खबर देने वाला हूं। सबसे पहले जरा सी तमहीद में ये बांधना चाहता हूं कि एमक्यूएम और पीएसपी फैक्टर के दरमियान जो ताल्लुकात कशीदा हुए थे, अब उसमें एक नया रंग आ चुका है। 3 सिलसिले आप जहन में रखिए। मैंने आपसे कहा था कि दोनों क़यादतें इस वक्त जिस नुक्ते पर यकजा हैं, और वो नुक्ता था भाईजान यानी कि गवर्नर कामरान खान तेसूरी। 1 नवंबर को उन्होंने सुरजानी में प्रोग्राम का ऐलान किया और एमक्यूएम पाकिस्तान उसकी तैयारी कर रही है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब 3 दिन से रोजाना सुरजानी जा रहे हैं। कहीं पर वो स्नोकर खेल रहे हैं, कहीं पर महफिल मिलाद में शिरकत कर रहे हैं, और वहां पर लोगों को जलसे में आने का कह रहे हैं। दूसरी तरफ अनीस कायम खानी साहब, जिनके इख्तलाफात थे, लेकिन आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उन्होंने अपने खिताब में ये बात वाज़े तौर पर कही कि क्योंकि कामरान तेसूरी साहब का प्रोग्राम है तो वहां जरूर जाएंगे, और पीएसपी वाले फैक्टर्स को भी कहा कि वहां पर जाएंगे। मगर गुज़िश्ता रात को मेरे घर के पास बिल्कुल अनीस कायम खानी साहब ने खिताब किया, और वो बात है कि जो कि अब तक मोहरे कर रहे थे। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि दोनों ने क्या किया, मेरा काम खबर देना है। जो काम मोहरे कर रहे थे, वाटर पंप फेडरल बी एरिया का जो इजलास एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया था और जिसका पीएसपी ने बाइकॉट किया था, अगले दिन पीएसपी के कुछ कारकुनान ने वहां पर एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया था, और अब तक सिर्फ ये बातें आमने सामने हो रही थी, मगर अब ये खुलकर सामने आ गई है। और अनीस कायम खानी साहब ने जो कल रंशोलैन के अंदर खिताब किया, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये एमक्यूएम हमारी है, और उन्होंने कहा कि हम एमक्यूएम को कारकुनान का ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये एक अलग बात है कि अब जो एमक्यूएम वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने 2016 और 17 में जिस तरीके से एमक्यूएम को तकसीम किया था और एमक्यूएम खत्म होने की बात कर रहे थे, वो आज एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। ये हमारा नुक्ता नहीं है, हमारा नुक्ता है खबर का। तो ये जो दोनों का ब्लेम गेम है वो मेरा इशू नहीं है कि वो इसे ब्लेम कर रहा है, वो इसे ब्लेम कर रहा है, ये मेरा इशू नहीं है।
इशू क्या है? इशू ये है कि अब उस तकरीर के बाद से, यानी कि जो तकरीर उन्होंने वहां पर की और ये कहा कि हम तमाम जगहों से कारकुनान को लेकर बहादुराबाद पहुंचेंगे। और दूसरा जो इसमें नुक्ता था कि जनाब वाला अब किसी भी कारकुन को अगर निकाला गया या मुअत्तल किया गया या उसका नोटिफिकेशन आया तो वो हम नहीं होने देंगे। आपको मालूम होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था कि जो जो उनके तंजीमी नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, सो कॉल्ड जो कुछ भी है, उसे वो मुअत्तल कर रहे थे। अब ये मामला हो गया है संगीन और अब बाकायदा अनीस कायम खानी साहब सामने आ चुके हैं बहादुराबाद के। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, दोनों को एक नुक्ते पर जो यकजा है वो है कामरान टेसूरी साहब का प्रोग्राम। अब 1 नवंबर को कामरान टेसूरी साहब का प्रोग्राम में एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त वहां पर मेहनत कर रही है, लेकिन वहां पर पीएसपी का फैक्टर उनका साथ नहीं दे रहा, यानी कि पीएसपी का फैक्टर वहां पर लोगों को मोबिलाइज नहीं कर रहा, बल्कि वो अलग बैठा हुआ है। अनीस कायम खानी साहब के इस ऐलान के बावजूद कि उस जलसे में शिरकत करेंगे, तो शिरकत की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अब जो उन्होंने तकरीर की है वो बड़ी अहम है। तो कुछ सिद्दीकी साहब है, मैं उनको मानता हूं, मैं मुस्तफा कमाल साहब को मानता हूं, मैं फारूक सत्तार साहब को मानता हूं, लेकिन तुमको भी फिर एमक्यूएम के कारकुनों को मानना पड़ेगा। हैदराबाद में सब कारकुनों को बचा कर दूंगा। क्यों क्यों? ये तहरीक शोधा की तहरीक है। कल हमने आपको दिया था कि मुस्तफा कमाल साहब का जिसके भी यहाँ 10-10 दिन, 15-15 दिन, साल पहले भी अगर किसी का इंतकाल हुआ है, किसी की तबीयत सालों से खराब है, तो अब बाकायदा अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफा कमाल साहब वहां पर एक्टिवली जा रहे हैं और अब वो तमाम लोगों को वहां मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा दिनों के अंदर ये मामला जो है वो अब किस तरफ जाएगा, इस हवाले से फिर एक चीज का इंतजार हो रहा है और वो चीज, जिस चीज का इंतजार हो रहा है वो इंतजार हो रहा है परसों, यानी कि इतवार की रात को या फिर पीर की रात को इस्लामाबाद में मौजूद कामरान टेसूरी साहब के वापस आने का। हैरत अंगेज तौर पर मुस्तफा कमाल साहब अभी तक कामरान टेसूरी साहब के साथ राब्ते में नहीं है, जिस तरीके से अनीस कायम खानी साहब हैं या जिस तरीके से फारूक सत्तार साहब हैं, ये तमाम लोग राब्ते में। तो अब मामला ये हो चुका है कि क्या वाकई में 1 नवंबर के प्रोग्राम से पहले पहले पीएसपी का फैक्टर बहादुराबाद के अंदर अपनी एंट्री की तैयारी मुकम्मल कर रहा है और वो जो कि अब तक अपना जो बैकफुट पे चले गए थे वो क्या फ्रंट फुट पर आने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो हो गया होगी। अच्छा, दोनों तरफ से इल्जामात का सिलसिला जारी है। पीएसपी का फैक्टर अनीस कायम खानी साहब ने खुलकर जिस बात की वजाहत की है कि वहां कारकुनान को नजरअंदाज किया जा रहा है और जो उन्होंने इल्जामात आयद किए कि जनाब एक लोगों के पास, पता नहीं कुछ लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा आ गए और कारकुनान का ख्याल नहीं रखा जा रहा। दूसरी तरफ से जो एमक्यूएम वाला फैक्टर है वो अनीस कायम खानी साहब के जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं या जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में काम कर रहे हैं उन पर अनीस कायम खानी साहब पर इल्जामात वो लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने जो है वो कारकुनान की तकसीम तो 2015-16 में इन्होंने की थी और जो है वो इनके पास दौलत आई है। ये इस तरह के इल्जाम एक दूसरे पर आयद किए जा रहे हैं। मेरा मसला वो नहीं है, मेरा मसला है आगे की खबर। और यकीनी तौर पर आप ये बात जानते होंगे, ये सियासत है। इसमें कल अगर कोई एमक्यूएम की तकसीम की बात करता था, एमक्यूएम को खत्म करने की बात करता था, आज एमक्यूएम का हिमायती है, तो वो ज़ाहिर है वो सियासत है, दैट इज अ पॉलिटिक्स। लेकिन खबर का एलिमेंट क्या है कि क्या अब ये प्लान तय पा चुका है कि 1 नवंबर से पहले पहले पीएसपी का फैक्चर बहादुराबाद जाएगा या नहीं जाएगा। और 1 नवंबर का प्रोग्राम जिस पर खुद अनीस कायम खानी साहब और एमक्यूएम का फैक्टर दोनों अगर मुत्तफिक थे कि उसे कामयाब करना है, तो अब उस पर क्या सवालात उठाए जा रहे हैं, ये असल नुक्ता है। मगर आज पूरा दिन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक दूसरे के खिलाफ तनकीदों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। वो कि जिस पर सुरजानी वाली मीटिंग के बाद थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया था, अब उस मामले में एक बार फिर शिद्दत आ चुकी है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि अब एमक्यूएम एक हो रही है कि पीएसपी का फैक्टर, एमक्यूएम का फैक्टर 1 नवंबर को एक साथ होगा और उसमें फिर जो इशरतुल इबाद के पास लोग गए थे वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो फिर जाहिर है कि ये बात कही जा रही थी, मगर यकदम इसमें तब्दीली रोनुमा हुई है और ऐसा लगता है कि अनीस कायम खानी साहब की जो तकरीर थी 2 दिन पहले की, जिसमें उन्होंने सबको एक होने की बात कही थी, वो लगता है कि अब कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। और उसके बाद अनीस कायम खानी साहब ने अगली वाली तकरीर की है। इस पे किसी पे शुबे का इजहार किया जा रहा है कि शायद उनकी तरफ से ये बात पसंद नहीं की जाती। वो शुबा खुद किसकी तरफ एक शख्स के ऊपर है, वो मैं आपको अगले प्रोग्राम के अंदर वाज़ेह तौर पर बताऊंगा। उससे बड़ी खबर, और अभी मैं खबरें दे रहा हूँ आपको, प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा कि राशिद लतीफ, एक बड़ा नाम और ज़ाहिर कराची सिंध की सियासत के हवाले से भी एक उनका एक बैकग्राउंड रहा है, उस हवाले से काफी गुस्से में नजर आए। किस पर गुस्सा किया है उन्होंने, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन उससे बड़ी कुछ और खबरें भी मैं आपको देता हूं। आज बाकायदा
कुछ लोगों ने एक इंटरव्यूज के क्लिप्स चलाए जिसमें सीआईए के एक साबिक ऑफिसर जॉन कैरिको के हवाले से स्टेटमेंट सामने आया। और ये स्टेटमेंट सामने ये आया है कि इमरान खान ने जब साइफर लहराया था, अमेरिका के खिलाफ तकरीर की थी, तो उन्होंने उससे पहले ही अमेरिका को आगाह कर दिया था और अमेरिका को बताया था कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुहिम चलाने वाला हूं, इस पे तुम नाराज मत होना। एक ये तासुर देने की कोशिश आ रही है कि इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ जो तकारीरें की थी वो अमेरिका के आशीर्वाद के साथ की थी। अच्छा, अब इस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा शुरू हो चुका है और ये इंटरव्यू मुख्तलिफ जगहों पर नशर हो रहा है और ये सोशल मीडिया का इस सबसे बड़ा इशू बन चुका है। अलबत्ता इस सारे मामले में अब तहरीक इंसाफ के लोगों ने रुख कर दिया है उन साहब की तरफ और मुख्तलिफ लोगों की तरफ। अब मामला यहाँ पर यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने यह बात कही है कि जनाब उस वक्त तो अमेरिका का कोई सफीर मौजूद ही नहीं था, तो इमरान खान ने किससे इजाजत लेकर ये बात कही होगी, ये बात सारी फेक है। अब फवाद चौधरी इस वक्त इमरान खान की सपोर्ट में सामने आए, पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक दो अफसोसनाक खबरें मुझे देनी है आपको, और वो अफसोसनाक खबर है कराची से गायब होने वाली एक उर्दू बोलने वाली यानी एक महाजिर लड़की की। ये लड़की 16 साल की है और ये लड़की कॉलेज के लिए निकली थी और उसके बाद से नहीं आई। ये वाकया 30 सितंबर का है। 30 सितंबर को ये लड़की गायब होती है और उसके बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके घर वाले जाकर FIR दर्ज करवाने की दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन FIR जो है वो दर्ज नहीं होती है। ये लड़की जिसका नाम जो है वो अलीशा नाम बताया जाता है, ये लड़की गायब हुई 30 सितंबर को, यानी आज से 2 महीने पहले। FIR के लिए दरख्वास्तें की जाती रही, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई और उसके बाद कोर्ट के हुक्म पर ये FIR दर्ज की गई 15 अक्टूबर को। आप सोचिए कि 15 अक्टूबर को ये की गई, एक सवा महीने 15-20 दिन के बाद। अब मामला ये कि इसमें जिन लोगों को नामजद किया गया वो तमाम लोग कौन हैं। वाकया सुरजानी टाउन का है और इस सुरजानी टाउन में इसमें एक बड़ी अहम खबर देने वाला हूं, जरा सुनिएगा। इसमें जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि इसमें रफीक बुख्ती, इसमें मोहम्मद अली बुख्ती, इसमें अली बुख्ती और मंजर नाम के एक शख्स का को FIR में नामजद करने की बात हुई। अल्लाह अल्लाह करके 15 तारीख को ये FIR दर्ज हुई और अब मामला इस हद तक संगीन हो चुका है कि उसके बाद इनके घर वालों का दावा यह है कि इनसे 20 लाख रुपए तावाम तलब किया गया। हैरत अंगेज बात, सुरजानी टाउन बिल्कुल MQM का मरकज और उस सुरजानी टाउन में MQM के मरकज यानी सेक्टर ऑफिस के बिल्कुल करीब ये वाकया रोनुमा पेश आया है। 16 साल की लड़की है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर लड़की ने अगर निकाह भी कर लिया है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 16 साल की लड़की का निकाह सिवाय वली की इजाजत यानी घर वालों की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं है, वरना 18 साल की लड़की कम अज कम होनी चाहिए। अब मामला ये हुआ है कि इसमें परसों एक नई तब्दीली रोनुमा हुई थी जब अनीस कायम खानी साहब MQM के लोगों से दरख्वास्त की गई थी कि ये आपके इलाके और आपके लोगों का मसला है तो आप वहाँ ज़रूर जाइए, लेकिन MQM के लोग नहीं गए थे। उसके बाद कल परसों जब अनीस कायम खानी साहब उसी जगह पर मौजूद थे तो अनीस कायम खानी साहब ने कहा था कि नहीं, हम आपकी बेटी की बाजियाबी के लिए ज़रूर बात करेंगे। उनके घर भी गए थे, मगर ताहाल अभी तक इसका मसला हल नहीं हुआ और अनीस कायम खानी साहब के जाने के फौरन बाद उनके घर पर हो जाती है फायरिंग। यह है MQM, यानी MQM के इलाके के अंदर, MQM के बड़े ही हार्डकोर एरिया के अंदर सुरजानी टाउन, जहाँ MQM अभी जलसा भी करने वाली है, वहाँ पर एक लड़की का अगवा होता है, उर्दू बोलने वाली लड़की होती है और वहाँ पर जिन लोगों पर FIR दर्ज होती है वो तमाम बुख्तीज हैं। ज़रा सोचिए कि आप वहां पर MQM की बेबसी और MQM की लाचारी का आप अंदाजा कीजिए, दूसरी तरफ उस बेटी का कीजिए। अगर उसने शादी भी अगर उसके साथ अगर हो गई होगा, जो दावा अगर कोई करता भी है, तो क्या 16 साल की लड़की का निकाह इस तरीके से जायज़ है? अभी दुआ जहरा केस हुआ था और दुआ जहरा केस में भी ये बात सामने आई थी कि 16 साल की लड़की का इस तरह से निकाह जायज़ नहीं है। असल मसला उनके घर वालों का यह है कि लड़की को बाजियाब तो करवाया जाए, लड़की को सामने तो लाया जाए कि लड़की ने अगर किया भी है तो ये मुखालफी निज़ाम कर रहे हैं, जबकि इनके घर वालों का कहना यह है कि इनके ऊपर बाकायदा 20 लाख रुपए का मुतालबा किया गया कि 20 लाख रुपए दे दो, हम आपकी लड़की को दे देंगे। ये मामला इस हद तक संगीन हो गया है कि इसके पीछे कई बड़े बड़े आला अफसरान के बेटों के नाम आ रहे हैं कि जो इसमें शायद इन्वॉल्व हो। अब सारी सूरत हाल ये गंभीर से गंभीर होती जा रही है और सबकी बेबसी वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि कुछ हो। सेम इसी तरीके का वाकया मीरपुर खास के अंदर पेश आया। मीरपुर खास के अंदर भी सेम कंडीशन, सेम सूरत हाल। एक लड़की अगवा हो जाती है, माँ जाती है FIR दर्ज करवाने के लिए और आपको पता ही क्या होता है वहाँ पर भी। मीरपुर खास में बाकायदा उसको एक पुलिस का जो ऑफिसर SHO जिसका नाम बताया जाता है मीर खादिम तालपू, उसे उस औरत का दावा ये
वो औरत ये दावा कर रही है कि उसने मुझे कहा कि आओ हम आपकी बेटी को बाजियाब करवाते हैं, उसको लेकर गए और उसके बाद उस खातून के साथ भी रेप हो गया। यानी एक तरफ उसकी लड़की गायब और उसके बाद उस लड़की का साथ ये भी ऑफिसर ने भी मुबैना तौर पर रेप करने का उसके ऊपर इल्ज़ाम आया, जिसके बाद बाकायदा ये मीडिया में बात सामने आई। ज़िया लंजार वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया और उसके बाद ये बात सामने आई कि जनाब उस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है। यहाँ पर सूरत हाल किस हद तक ख़राब हो रही है ये आप अंदाज़ा कीजिए। बिल्कुल एक वाक़या इसी तरीके का और भी पेश आया है कि एक ये जो मुख्तलिफ आपको इनड्राइव, उबर, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है ना, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, पता नहीं, मुझे तो नाम भी उन सब के नहीं पता है। अच्छा, उस पर हुआ ही है कि उसमें एक लड़की ने ये बात कही थी कि मैं जब जा रही थी, मैंने गाड़ी करवाई और उस गाड़ी वाले ने ये किया कि उसने मुझे अपने मकाम पर पहुंचाने के बजाय किसी और जगह ले जाने की कोशिश की और मैंने गाड़ी से छलांग लगा दी थी। इस खातून ने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की और अब खातून ने बाकायदा हर्जाने का दावा कर दिया उस कंपनी पर और 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया है कि जब उसने उस मुलजिम को ना जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया ना उसे निकाला, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो ये हर्जाने का दावा हो गया। ये भी एक खबर बहुत ज़्यादा सामने आई, ये भी कराची शहर का वाक़या है। अच्छा, जब कराची की ही बात हो रही है तो एक और बड़ी अहम खबर मैं आपको एक और भी दे दूं कि राशिद लतीफ़ साहब कल बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए। अच्छा, राशिद लतीफ़ साहब को आमतौर पे बहुत सारे लोग सियासी तौर पे भी संजीदा लेते हैं, लेकिन उनका एक क्रिकेट का बैकग्राउंड है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और एक बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है। हैरत अंगेज तौर पर यह बात सामने आई कि बड़ी ही तनकीद उन्होंने की और अभी जो पीसीबी में यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो तबादले और तकर्रुरियां हुई हैं और तो उस पर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इस वक्त जो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इस तरह के इंतजामात कर रहे हैं कि अगर इनका बस चले तो ये शायद वजीर ख़जाना भी इन शान मसूद वगैरह सब उन सब की जो नई तकर्रुरियां हुई हैं उन सब पर उन्होंने बात करते हुए कहा है कि ये सब इनका बस नहीं चलता, वरना इन सबको कौन कौन से आला ओहदों पर दे दे। राशिद लतीफ़ साहब ने बड़े सख्त तनकीद की है। आपको इल्म में होगा कि पहले जिस तरीके से रिजवान को हटाया गया था, फिर ये सारे मामला चलते हुए आ रहे थे। कराची के जो आमतौर पर क्रिकेटर्स हैं उनके साथ एक बड़ा मसला ये है कि शायद उनके पास डोमिसाइल कराची का है तो उन सबको इसी तरह से हटा दिया जाता है। बासित अली साहब का कैरियर किस तरह से ख़त्म किया गया, राशिद लतीफ़ का कैरियर किस तरीके से ख़त्म किया गया, रिजवान का कैरियर किस तरीके से ख़त्म किया गया, ये सब रिजवान कह रहा हूँ सॉरी सरफराज का कैरियर किस तरीके से ख़त्म किया गया, ये भी आपके सामने मौजूद है। लेकिन इन सब में एक नई सूरत हाल भी सामने आई है। आजकल कुछ नए सियासतदानों को बनाया जाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नए सियासतदान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब वो नए पैदा करने की कोशिश पर बाद में आता हूँ, लेकिन एक बड़ा अहम मसला जिस पर मुझे बात करनी थी वो ये थी कि इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्की के अंदर मिल रहे हैं। ये इनका दूसरा दौर है। पहला दौर जो है वो आया था जो कतर के अंदर इनके मुज़ाकरात हुए थे और अब इनके मुज़ाकरात जो है वो तुर्की के अंदर हो रहे हैं। मामला यहाँ पर संगीन इसलिए हो गया है कि आज पाकिस्तान के वजीर दिफा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर जहरियत को और दहशतगर्दी को अफगान इंतजामिया ने नहीं रोका तो हम मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा और फिर इसका जवाब इंतहाई सतह पर दिया जाएगा। दर हकीकत पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत अब इस फैसला नतीजे पर पहुंच चुकी है कि अब अगर ये मामला हल नहीं होते हैं तो फिर जो बंदूक की अगर ज़बान में ही अगर तालिबान को बात करनी है तो फिर अब बंदूक की ज़बान में ही उन्हें जवाब दिया जाए और हर उस सतह तक जाया जाए कि जहाँ तक ये मामला खराब हो। कुछ लोग मुसलसल अपनी ये दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मैंने एक देखा, एक व्लॉगर है वो पता नहीं उसको सुर्खी वो ये लगाते हैं कि बस अब पाकिस्तान इंडिया की जंग होने वाली है और ये होने वाला है। इंडिया की तरफ से इस वक्त तनाव की कैफियत जरूर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त जंग के हालात इंडिया की तरफ नहीं है। इंडिया अपने प्रॉक्सीज को खड़ा कर रहा है, जो कि ये तहरीक तालिबान के तौर पर हो या अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हो, ताकि यहाँ पर बदअमनी के मामला को फैलाया जा सके। तो ये सूरत हाल इस हवाले से ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है। बाकी इसमें अगर दूसरी खबरों का आप एलिमेंट देखिए तो शायद वो नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, कोई लापता नहीं करेगा अल्लाह ने के बाद।